हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग में है इंस्टॉलेशंस ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कि कॉस्टिंग सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करने के पीछे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर इसके पॉइंट्स की बात करें तो इसमें लिखा भी हुआ है कि इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट सिस्टम इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव। हम ये मान के चलें कि कॉस्ट सिस्टम एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम है, ऐसा नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके बेनिफिट्स हमें अलग अलग तरीके से नज़र आते हैं। वो कहता है द कॉस्ट सिस्टम इज़ फॉर द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेस फॉर द सिस्टम ऑफ कॉस्ट। ये सिस्टम जो है वो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए है, ना कि इसको रन करने के लिए हम बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जो आपका सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने के पीछे, उसको डिज़ाइन करने के पीछे उसकी नीड क्या क्या है, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द एंटरप्राइजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। ये है बेसिक आपका टॉपिक। तो उसके अंदर फर्स्ट हम जनरल कंसिडरेशन फॉर द इंस्टॉलेशन सिस्टम पढ़ेंगे और दूसरा जो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक, कि जनरल कारण कौन से हैं, बेसिक रीज़न कौन से हैं जिनकी वजह से हमें कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो उसमें फर्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलेशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मीन कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वही हमारा उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उसे क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो वही चीज़ कह रहा है कि वाइदर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन द कॉस्टिंग सिस्टम इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट है या फिक्सिंग सेलिंग प्राइस है, या आपका अराइव एट द सर्टेन मैनेजरियल डिसीजंस अगर आपको लेने हैं, अगर वो सारी चीज़ें आपकी बेसिक हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो इसका मतलब वहाँ पर आपके वही ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से आप इंस्टॉल करेंगे कॉस्टिंग अकाउंट सिस्टम को। उसके बाद वो कहता है एरिया ऑफ ऑपरेशंस। एरिया कौन कौन से एरिया में ये काम करके चलता है, मीन जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप स्टडी करेंगे वो कौन कौन से एरिया को कवर करेगा। वो आपने पीछे भी पढ़ा था कि कौन कौन से एरियाज़ को वो कवर करता है। वो कहता है वो कॉस्ट को कवर करता है, वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, प्रॉफिट्स भी असर्टेन करता है, सेलिंग प्राइस भी फिक्सेशन में हमारी हेल्प करता है। तो वो सारे एरिया हैं जहाँ जहाँ पर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। उसके बाद थर्ड आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, मीन जो आपका बिजनेस है उसको ऑर्गेनाइज करता है। नो सिस्टम ऑफ द कॉस्ट इंस्टॉलेशंस वुड सक्सीड अनटिल द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इज टेकिंग इनटू अकाउंट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अडॉप्ट नहीं करते तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट परफेक्टली अपनी सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट के पर्पस से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करे और वो कलेक्ट कर उनको सबमिट कराए। अगर वो ऐसा नहीं करते, मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट अगर अपना काम प्रॉपर प्रोसेस से नहीं करता तो वो फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में एक गलत तरीके से एक लिमिटेशंस के रूप में काम करेगा। उसके बाद फोर्थ वो कहता है कंसेप्शंस एंड रिसेप्शंस ऑफ द आइडियाज़, मीन यहाँ पर आपको कॉस्ट सिस्टम के अंदर जो आपका स्टफ़ है, या ये कह दो कि जो आपके वर्कर्स हैं उनके बारे में भी पता चलता है कि वो कितना हार्डली काम करते हैं, कौन से वर्कर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, किन की वेजेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, किन को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, किन का जो है हम रेमुनरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी हमें कॉस्ट के थ्रू ही पता चलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती है। इसीलिए उसको इंस्टॉल करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे कंसेप्शंस हैं, मीन बढ़ाना या घटाना है जो हमारे वर्कर्स को, ठीक है, स्टाफ को, ठीक है, वो हमें अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से ही पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशंस। जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में आप डिसीजंस वगैरह लेते हैं, जैसे में कोई भी डिसीज़न लेना है आपने कि ये चीज़ खरीदी जाए या ये चीज़ बनाई जाए, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशंस कैसे मिलती है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जाते हैं। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर हम इसको बना रहे थे तो हमारी ये कॉस्ट आ रही थी, अगर बनाते नहीं खरीदते हैं तो हमारी ये कॉस्ट आएगी, और वहाँ से आप कंपैरिजन स्टडी करते हैं और बहुत जल्दी आप इंफॉर्मेशन से अपना डिसीजंस ले सकते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट बुक्स, जब आप इंस्टॉलेशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो आपको कॉस्ट के रिकॉर्ड्स व बुक वगैरह भी रखनी पड़ती हैं। उनके साइज़ वगैरह उनके नेचर ऑफ द बिज़नेस पर डिपेंड होता है कि कितना बड़ा बिज़नेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरत चलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिस हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जिस हिसाब से आपके बिज़नेस का साइज़ होता है, इन्वेस्टमेंट्स होती है, कैपिटल्स होती है, उसी हिसाब से आपके रिकॉर्ड
रिकॉर्ड्स और कॉस्ट बुक्स वगैरह आपको मेंटेन कर रखनी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल सिस्टम फॉर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। वो कहते हैं कॉस्ट सिस्टम क्या है आपका एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट के अंदर, तो कहते हैं control system of the element of cost means a system would be devised for the रिकॉर्डिंग्स एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट मीन जो हमारा ये सिस्टम है, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हम जो पूरा स्टडी कर कर चलते हैं, वो सिर्फ उसका पर्पस क्या है, वो एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। किस चीज़ पर कंट्रोल करता है, वो मटेरियल पर कंट्रोल करता है, लेबर पर कंट्रोल करता है, ओवरहेड पर कंट्रोल करता है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा एक्सेस मात्रा में वेस्ट नहीं होने देता। लोग बिना बात के ऐसा ना हो कि फैक्ट्री में आते हैं लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं करते, इधर उधर बातें मारकर अपना टाइम पास कर कर चले जाते हैं। तो वो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आता है। टाइप एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, हमें जब कॉस्ट अकाउंटिंग को हम स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी सारे मेथड्स पता चलते हैं अपनी प्रोडक्शंस के, जिसमें कि जैसे कि हमें जॉब कॉस्टिंग का पता चलता है, वो आगे आप पढ़ोगे एक एक चैप्टर्स में। प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू हमें प्रोसेस का पता चलता है और हम ये पता कर पाते हैं कि कितनी प्रोसेस हमारी खर्चे वाली है, कौन सी हमारी सस्ती है, कौन सी हमारी चीप में आती है, हम उसके अकॉर्डिंग उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करें। वो सारी चीज़ें भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में पता चलती हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हम यहाँ पर लोगों की लेबर जो होती है, बेसिकली हम लेबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपनी लेबर को जो हमारी लेबर होती है उसको भी हमें देखना होता है कि वो टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही, आइडल टाइम तो नहीं आ रहा है उनका, या वो जो है हमारा मटेरियल ज़्यादा मात्रा में वेस्ट तो नहीं कर रही। एक यूनिट बनाने में अगर 10 रो यूनिट्स लगते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो 15 यूज़ कर रही है, वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रही है जल्दबाजी के चक्कर में। तो कहते हैं वहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि आपकी ये जिम्मेवारी है और आपको इतना काम करना है। तो ये सारी चीज़ें भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर इंस्टॉलिंग सिस्टम। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये तो जो आपने बेसिक जो पढ़े थे वो आपके बेसिक वाले थे, लेकिन उससे अलग जो आपके और भी सिस्टम में आते हैं इम्पोर्ट जो, वो आपने इसके अंदर पढ़ने हैं। जैसे जर्नल पढ़ लिया आपने, जर्नल के बाद आपके आते हैं स्पेसिफिक में जो आपका आता है सबसे पहला स्पेसिफिक कैसे है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम स्पेसिफिक का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट, ठीक है, हर व्यक्ति का अलग अलग। जैसे कुछ व्यक्तियों के लिए उसका मीनिंग कुछ और है, कुछ के लिए कुछ और है, कुछ का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कुछ का कुछ और है। तो कहते हैं स्पेसिफिकली हो जाना। ये तो थे जो ऊपर आपने 8-9 पॉइंट पढ़े हैं, जनरल जो पॉइंट पढ़े हैं, ये तो हर एक के लिए कॉमन है। चाहे वो आपका कोई भी इंडस्ट्री है, किसी भी तरह की प्रोडक्शन कर रही है, छोटी है, बड़ी है, ज़्यादा कैपिटल वाली है, वो कोई डिपेंड नहीं कर, लेकिन वो सारे पॉइंट्स आपके ऊपर वाले हर एक में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो नीचे वाले पॉइंट हैं वो आपके डिफरेंट होंगे। जैसे फर्स्ट वन वो कहते हैं साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, कि जितना बड़ा साइज होगा उस हिसाब से कॉस्टिंग सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा, छोटे के लिए छोटा सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा। नेचर, आपकी प्रोडक्ट कैसे बनाई जाता है, मीन आपका इंस्टॉलेशन सिस्टम कैसा, मीन कितना खर्चा होता है, वो सारी चीज़ें। दूसरा प्रोडक्ट पर बेस्ड होता है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, एक प्रोसेस से निकलने वाला है, 2 प्रोसेस से होकर निकलने वाला है, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, मशीनरी की ज़्यादा ज़रूरत है, पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें भी आपकी स्पेसिफिक हो जाती हैं। हर एक पर्सन टू पर्सन या हर एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है वो भी कॉस्टिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, कि कई जो हैं वो बहुत ही महंगे वाले सेटअप में काम करते हैं, मशीनरीज बड़ी बड़ी लेकर आ जाते हैं, कई जो है वो मैनुअली काम करवाना पसंद करते हैं। जो फोर्थ आता है वो आता है फंक्शनल स्टडी। फंक्शनल में जैसे कि आपका मान लो आप और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग तो करना ही करना है, उससे लगा कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, या आप ये कह सकते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम भी आप करते हैं, तो वो भी आपकी फंक्शनल स्टडी भी डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट होती है। कोई पैकिंग करता है, कोई नहीं करता, कोई सेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद करता है, कोई अपने जो बायर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, उनको फैक्ट्री में बुलाकर उनको दे देता है, वो खुद लेकर जाते हैं चीज़ों को। उसके बाद सी पॉइंट्स होता है, देखो जनरल पढ़े आपने, स्पेसिफिक पढ़े। तीसरे आते हैं प्रिंसिपल फॉर द स्मूथ वर्किंग। वो कहते हैं चीज़ों को ठीक ठाक, जो आपके जनरल पॉइंट्स हैं और जो आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उनको स्मूथ मतलब अच्छी तरह से काम करवाने के लिए हमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो सिस्टम में लानी पड़ती है। पहली चीज़, द सिस्टम शुड बी सिंपल, बहुत सिंपल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ताकि आराम से इसको ऑपरेट किया जा सके। सिस्टम जो है वो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन जब चाहें आप जैसा चाहें अपने काम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकें, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड द एग्जिस्टिंग पैटर्न शुड बी डिस्टर्ब ओनली ऑन द लिटल एज मे बी कंसीडर्स डिज़ायरेबल। वो कहता है मतलब ऐसा ना हो कि पैटर्न में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है या किसी
तरह की कोई भी रुकावट हो तो वो आपके पूरे के पूरे बिजनेस को डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। द डिज़ायर्ड चेंजेस बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली एंड नोट इन द हैश। मीन जो आप कोई भी चेंजेस करते हैं, मान लो आप फ्लेक्सिबल करते हैं और फ्लेक्सिबल में आपको एक टाइम पीरियड पर जाकर कोई चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसको नॉर्मली लेकर करिए, ये नहीं कि बहुत स्ट्रिक्टली उसको अडॉप्ट करने के लिए कहिए। तो उसके बाद 5th कहता है कॉन्फिडेंस बाय क्रिएटिंग बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग इन द माइंड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स रिगार्डिंग द यूटिलिटी ऑफ द सिस्टम। मीन आप लोगों के दिमाग में, जो आपकी लेबर है या 4th क्लास हैं या आपके सेकेंड एम्प्लॉयज़ हैं या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनके दिमाग में भी ये लेकर आइए, जो आपके मैनेजमेंट के हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं, कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो वाकई में बहुत ही बेनिफिशियल है और इसको लाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके अलावा 4th पॉइंट बनता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन में क्या कहता है, वो कहता है क्लियर करिए लोगों को। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे उनका काम उसमें है चाहे नहीं है, उनको आप हर एक पॉइंट को क्लियर करिए। कैसे करें, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मेथड्स। जो आपके कॉस्ट ऑफ द मेथड्स हैं उनको आप डिफ़ाइन करिए। ठीक है, डिफ़ाइन कैसे करिए कि आप कौन से मेथड्स को एडॉप्ट करेंगे, कौन सा मेथड आपको सूटेबल रहेगा, कौन सा आपका अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, और फिर दूसरा आप उनको बताइए कि कैसे आपने कार्ड्स बनाने हैं, कैसे बुक तैयार करनी है, मटेरियल लेबर्स वगैरह का रिकॉर्ड्स कैसे तैयार करना है, आपने इशू कैसे करना है मटेरियल को, आपने लेबर को कैसे पेमेंट करनी है, लेबर को रिट्रेच कैसे करना है, टर्नओवर कैसे करना है, छुट्टियाँ कैसे दोगे लेबर को, ठीक है, ओवर टाइम की कैसे पेमेंट करोगे, वो सारी चीज़ें आपको लोगों को बतानी है। आपको नॉर्मल जो कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन है वो भी बतानी है कि इतना होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड भी फिक्स होना चाहिए, आपका बजट भी फिक्स होना चाहिए, हर एक चीज़ की आपको कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, हर एक चीज़ को आपने डबल एंट्री सिस्टम में बेस्ड करना है, ये सारी चीज़ें। और हर एक इन्फॉर्मेशन को आपने कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है, कम्युनिकेट करना है, ताकि हर एक डिपार्टमेंट उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार कर सके और नेसेसरी स्टेप्स उसमें रिगार्डिंग लिए जा सकें। तो ये था बेटा आज आपका टॉपिक कि क्यों हम एक उसके अंदर कंसर्न या एक इंटरप्राइजेज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट जो है वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।